आप सभी की रही है, उसको भी हमने पूरा कर लिया है। यहां आए अनेक किसान साथियों को भी पीएम किसान सम्मान निधि की पहली किस्त सीधे बैंक खाते में अब तक मिल चुकी है। जिनको नहीं मिली है, उसके खाते में भी बहुत जल्द पहली किस्त पहुंच जाएगी। अब तो दूसरी किस्त का समय भी आ गया है। इसी तरह साल में 3 बार हर फसल से पहले छोटे किसानों को हर वर्ष ये मदद मिलती रहेगी। यूपी के 2 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को हर वर्ष ये लाभ मिलने वाला है। साथियों, मेरठ और पश्चिमी यूपी में किसानों के लिए, यहां के नौजवानों के लिए, कामगारों के लिए एक और बहुत बड़ा काम हुआ है। ये काम हुआ है कनेक्टिविटी का। मेरठ को आज से करीब 34 साल पहले ही नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल कर लिया गया था, पर यहां की स्थिति क्या थी ये आप लोग बेहतर जानते हैं। भाई और बहनों, 2014 के बाद हमने इस पूरे क्षेत्र को तेज और आधुनिक यातायात से जोड़ने का बीड़ा उठाया। कुछ दिन पहले ही देश के पहले रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस का शिलान्यास किया गया। इस सिस्टम के बन जाने के बाद मेरठ और दिल्ली के बीच में मेट्रो रेल जैसा सिस्टम बन जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाले आधुनिक हाईवे का काम भी अब पूरा होने को है। इन तमाम सुविधाओं से यहां से दिल्ली की दूरी करीब करीब 1 ही घंटा रह जाएगी। इसके अलावा मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे समेत तमाम सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहे हैं। मेरठ को हाईवे और रेलवे के साथ ही एयरवे कनेक्टिविटी के जरिए देश के हवाई नक्शे पर लाया जा रहा है। उड़ान योजना के अंतर्गत एयरपोर्ट और मेरठ में पासपोर्ट केंद्र की स्थापना का लाभ भी मेरठ के लोगों और यहां के उद्योगों को मिलने जा रहा है। साथियों, यहां के लोगों का जीवन आसान बनाने वाले, यहां की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को मजबूत करने वाले विकास के सारे काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन पहले की सरकारों की नीयत ठीक नहीं थी। मुझे खुशी होती है अगर बहन जी ने भी कभी मुझे चिट्ठी लिखी होती कि मेरठ में ये काम करना है, इस सड़क को बनाया जाना है, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। मुझे खुशी होती अगर अखिलेश जी ने गरीबों के घर का मुद्दा उठाया होता, गैस का सिलेंडर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, इसको लेकर टेलीफोन किया होता, चिट्ठी लिखी होती। मुझे खुशी होती अगर चौधरी अजीत सिंह जी किसानों की समस्या लेकर कभी मेरे पास आते, मुझसे चर्चा करते, अपने सुझाव बताते। लेकिन इनकी मंशा तो सिर्फ जाति, पंथ, संप्रदाय, इसी से वोटों को साधने के चक्कर में ये हमेशा रहते हैं और यही काम वो करते रहते हैं। साथियों, आज वाकई चौधरी चरण सिंह जी के कितने दुखी होते होंगे। जिस गरीब के लिए, जिस किसान के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसे सपा, बसपा और कांग्रेस द्वारा कितना नुकसान पहुंचाया गया है। खासकर कांग्रेस की तो किसान नेताओं से विशेष दुश्मनी रही है। यही वजह है कि आपातकाल के दौरान चौधरी साहब को जेल में डाल दिया गया था। चौधरी साहब को प्रधानमंत्री पद से हटाने में भी कांग्रेस की भूमिका थी। मत भूलिए, देश के एक और महान किसान नेता दीनबंधु छोटूराम जी के साथ भी कांग्रेस ने यही किया था। वो किसानों के लिए काम करना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछली साल मुझे रोहतक में सर छोटूराम जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण करने का अवसर मिला। साथियों, भाजपा सरकार चौधरी चरण सिंह जी
दीनबंधु छोटूराम के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। देश का किसान मजबूत होगा, देश का गरीब सशक्त होगा, तभी देश भी मजबूत होगा। साथियों, लेकिन इन सब के बीच हमें सतर्क रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। भाइयों और बहनों, जब मैं 8-10 साल की उम्र का था, तब सुना करता था कि सरकार गरीबी हटाने के बारे में बात कर रही है। जब 20-22 साल का हुआ तो इंदिरा जी भी यही कहती थी, गरीबी हटाएंगे। इसके बाद भी 4-4 पीढ़ियां एक ही बात करती रही, वो तो आगे बढ़ते गए, गरीब गरीब होता गया, गरीबी बढ़ती गई। आजादी के बाद पिछले 72 वर्षों में कांग्रेस ने जीता गरीबों के साथ गद्दारी की है। उसे देखते हुए आज देश का गरीब ये संकल्प कर चुका है कि कांग्रेस हटाओ, गरीबी अपने आप हट जाएगी। गरीबी तब हटेगी जब कांग्रेस हर कोने से हटेगी। कांग्रेस का 72 साल का काम खुद अपनी गवाही दे रहा है। गरीब को धोखा देने के लिए, गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने जो जो पैंतरे अपनाए हैं, वो गिनाने लगे तो शायद महीने भर मुझे बोलता रहना पड़ेगा। मुझे पता है, गरीबों के साथ गद्दारी करने वाली कांग्रेस को देश का गरीब अब पूरी तरह हटाकर ही दम लेने वाला। भाइयों और बहनों, 1857 के संग्राम में जन जागरण के लिए कमल के फूल और रोटी का प्रयोग किया गया था। कमल को राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में प्रसारित किया गया था। आज जब हम नए भारत का संकल्प ले रहे हैं, तो फिर उसी कमल के जरिए हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना है। भाइयों और बहनों, जब आप सभी का समर्थन मिलता है, तभी एक मजबूत और निर्णायक सरकार बनती है। आपकी मजबूत और निर्णायक सरकार आपके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नए भारत का सपना देखा है। एक ऐसा नया भारत जो विश्व में सबसे साफ और भ्रष्टाचार मुक्त लोकतंत्र के रूप में सम्मानित होगा। एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होगी। एक ऐसा नया भारत जहां हर एक व्यक्ति स्वस्थ, सुरक्षित और शिक्षित होगा। एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका प्राप्त करेगा और उसके पास आगे बढ़ने के समान अवसर होंगे। एक ऐसा नया भारत जहां हर मां, बहन, बेटी को इज्जत की और सुरक्षा की जिंदगी जीने का अवसर मिलेगा। एक ऐसा नया भारत जहां हर किसान को यह महसूस होगा कि खेती करना लाभदायक भी है और सम्मानजनक भी है। एक ऐसा नया भारत जहां हर जवान को यह महसूस होगा कि उसके सम्मान के लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा है। एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यापारी को देश के किसी भी भाग में अपना काम करने में सहूलियत होगी। एक ऐसा नया भारत जो विज्ञान के क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी करेगा। एक ऐसा नया भारत जिसकी अर्थव्यवस्था विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगी। एक ऐसा नया भारत जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति में सभी नागरिकों की हिस्सेदारी होगी। भाइयों और बहनों, यहां के भाजपा के उम्मीदवार को दिया गया आपका एक एक वोट, आपका एक एक वोट जब भी आप कमल पे बटन दबाएंगे, वो सीधा सीधा मोदी के पास पहुंचने वाला है।
साथियों, मेरठ से और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, यहां पर महामिलावट में भी कौन ज्यादा मिलावट करता है, इस पर स्पर्धा लग गई। एक तरफ सपा, बसपा और आरएलडी यहां पर है। अब इसको जरा अलग तरीके से देखिए। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? उत्तर प्रदेश की अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? अच्छे भारत के भविष्य के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? तो सपा, आरएलडी, बसपा, ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। भाइयों बहनों, मेरठ से भाजपा के उम्मीदवार भाई श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, मुजफ्फरनगर से भाजपा उम्मीदवार भाई संजीव बालियान जी, इधर आइए, यहां खड़े आगे आइए। बागपत से श्री सतपाल सिंह जी, बिजनौर से कुंवर भारतेंदु सिंह जी, इन सभी को आपका वोट उस सरकार के लिए होगा जो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए और देश के गौरव को बढ़ाने के लिए दिन रात परिश्रम करती है। आप मुझे देश को भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त कराने के लिए आशीर्वाद दीजिए। आप मुझे देशवासियों की सुरक्षा और इज्जत बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। उत्तर प्रदेश को शीघ्र ही उत्तम प्रदेश बनाने के प्रयासों को और अधिक बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरठ क्षेत्र के हर घर परिवार में खुशहाली लाने के मेरे सपने को पूरा करने के लिए आप सब अपना आशीर्वाद और वोट भाजपा को दीजिए। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक और नारा बोलेंगे आज। मैं कहूंगा मैं भी, आप कहेंगे चौकीदार हूं। मैं भी, मैं भी, मैं भी। बहुत बहुत धन्यवाद। पाहतोय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उत्तर प्रदेशातील मेरठ या ठिकाणाहून आज प्रचाराचा नारळ फोडलेला आहे। प्रचाराचा शुभारंभ त्यांनी केलेला आहे। या प्रचार सभेमध्ये बोलत असताना त्यांनी राहुल गांधींवरती जोरदार टीका केली। तसंच विरोधकांना देखील जे एअर स्ट्राईकचे पुरावे मागतात त्या विरोधकांवरती देखील त्यांनी निशाणा साधलेला आहे। आम्ही नव्या भारताचं स्वप्न पाहिलंय आणि ते पूर्ण करण्यासाठी मतांची शिदोरी खरं तर भाजपच्या पारड्यात पडावी यासाठी जनतेला एक आवाहन या सभेतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेला आहे। गेल्या सरकारची वृत्ती चांगली नव्हती अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मेरठ इथल्या सभेमध्ये बोलत असताना केली आणि यानंतर ते जम्मू काश्मीरमध्ये देखील प्रचार सभा घेणार आहेत आणि प्रचारांचा अशा प्रकारे धडाका या ठिकाणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुरू केलेला आहे, ज्याची सुरुवात उत्तर प्रदेशातील मेरठमधून आज झाल्याचं बघायला मिळतंय। मेरठला दिल्लीशी जोडण्याचं काम आता वेगाने एक प्रकारे सुरू झाल्याचं आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतंय।